डियर फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग 12th का एक जो पहला चैप्टर है प्रोज पार्ट का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका अबाउट द ऑथर हम पहले देखते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है हमारा, देखिए इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, यहां पे इंडियन सिविलाइजेशन की बात किया जा रहा है। सिविलाइजेशन क्या होता है? तो सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सिविलाइजेशन सभ्यता की वो पद्धति होती है जो मनुष्य के उसके कर्तव्यों को दिखाता है, जैसे खाने का तरीका, रहने का तरीका, सोने का तरीका, बैठने का तरीका। यदि सही ढंग से करते हैं तो आपको बोला जाता है कि सभ्य है, और वही आप बैठते थोड़ा अटपटांग ढंग से, बेहुदा ढंग से बैठते हैं, बिल्कुल ही विचित्र ढंग से बैठते हैं, तो कहा जाता है कि ये असभ्य है। तो यानी केवल एक एक्शन के तरीका को आप सभ्यता नहीं बोल सकते, यानी सभी के मिश्रित रूप को आप सभ्यता बोल सकते हैं। तो यहाँ सिविलाइजेशन है। और ये कल्चर, संस्कृति, जैसे कोई परंपराओं से चलता आ रहा है, लॉन्ग टर्म से चलता आ रहा है जो एक्शंस, जिसको इजीली हम चेंज नहीं करते, वो यहाँ पे कल्चर होगा। और ये जो हमारा टॉपिक है प्रोज पार्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये किस प्रकार का प्रोज है? यानी ये प्रोज है, लेकिन प्रोज का कैसा प्रोज है? ये एसे है। आप याद रखिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वो हमारा एसे है, जिनके ऑथर्स कौन है? महात्मा गांधी। देखिए मोहनदास करमचंद गांधी वाज बॉर्न इन, आप अक्सर यहाँ पे क्या छुपा रहता है? वाज बॉर्न, याद रखिएगा, क्योंकि जन्म हमेशा पास्ट एंड डेफिनिट, मृत्यु हमेशा पास्ट एंड डेफिनिट, दोनों पास्ट एंड डेफिनिट में होता है। तो महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन 1869 एंड डाइड इन, यहाँ पे क्या बोलेगा? एंड डाइड, दोनों पास्ट एंड डेफिनिट, एंड डाइड इन 1948। महात्मा गांधी, जैसा कि आपको पता है, का जन्म 1869 वाज बॉर्न, और डेथ जो है डाइड, ये डेथ कब हुआ? 1948 में। अब देखिए पॉपुलरली नोन एज, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? यहाँ आपको ही वाज अंडरस्टूड है, छुपा हुआ है। तो ही वाज पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन। उनको किस लिए वो फेमस थे? नॉन मतलब प्रसिद्ध होना, पॉपुलर होना, और ये बापू या फिर द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से फेमस थे। देखिए यहाँ वाज है, तो यहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट ही होगा। He was more a spiritual leader than a politician। कौन? तो महात्मा गांधी के लिए ही प्रयोग किया गया है, यानी महात्मा गांधी एक स्पिरिचुअल लीडर और पॉलिटिशियन थे, लेकिन पॉलिटिशियन कम और स्पिरिचुअल लीडर ज्यादा थे, आध्यात्मिक नेता ज्यादा थे। राजनीतिक नेता से ज्यादा, ये राजनीतिज्ञ से ज्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। यानी क्या बोल रहा है? मोर ए स्पिरिचुअल देन ए पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन से ज्यादा। आप कंपैरेटिव डिग्री में दैट का प्रयोग करते हैं। ही सक्सेसफुली, यहाँ पे देखिए ही सक्सेसफुली, सक्सेसफुल जो है ना वो एडजेक्टिव है, और सक्सेसफुली जो है वो एडवर्ब है, सफलतापूर्वक। He successfully used truth and non-violence as the chief weapon against the British rule। यानी उन्होंने ट्रूथ और नॉन वायलेंस को यूज किया। किस रूप में यूज किया? तो चीफ वेपन के रूप में, मुख्य हथियार के रूप में। किस तो अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? तो यहाँ पे बताया जा रहा ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल जो है ना, इस ब्रिटिश रूल के खिलाफ उन्होंने मुख्य हथियार किसको बनाया? तो ट्रूथ और नॉन वायलेंस को बनाया। और इंडिया को, इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और इंडिया को गेन करने में, गेन मीन्स क्या होता है? प्राप्त करना। तो गेन मीन्स होता है प्राप्त करना। तो यहाँ पे इंडिया को इंडिपेंडेंस, आजादी, इंडिपेंडेंस मीन्स आजादी, आजादी प्राप्त करने में बहुत ज्यादा मदद किया। अपने कौन से हथियार से? तो अपने ट्रूथ और नॉन वायलेंस, जो इनका चीफ वेपन था, मुख्य हथियार था। इसकी सहायता से भारत को आजादी दिलाने में बहुत बड़ा रोल रहा। फ्रॉम 1915 टू 48, 1915 से 1948 तक ही कंप्लीटली, फिर से एलवाइए कंप्लीटली, यहां भी आप देखिए ये क्या है? एडवर्ब है। ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। डोमिनेट का मतलब हावी होना, वो पूरी तरह से क्या रहे? डोमिनेटेड रहे, हावी रहे। किस पे? इंडियन पॉलिटिक्स पे। वो का मतलब महात्मा गांधी जो है 1915 से 1948 तक इंडियन पॉलिटिक्स पे डोमिनेट किए। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक, यानी महात्मा गांधी मरे किसके हाथों? एट द हैंड ऑफ फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब होता है देशद्रोही।
फैनेटिक का मतलब क्या बोलिएगा? देशद्रोही। तो एक देशद्रोही के हाथों वो मारे गए ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे जो एक फैनेटिक था, देशद्रोही कहलाया, उनके हाथों ये मारे गए। हिज ऑटोबायोग्राफी, ये वर्ड याद रखिएगा, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है ना, उनकी ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ऑटोबायोग्राफी आप याद रखिएगा, महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ क्या होगा? ये उनकी ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी किसको बोलते हैं? जब अपने बारे में खुद से लिखा जाए तो क्या कहलाता है? ऑटोबायोग्राफी। यानी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है, इसमें गांधी जी की जीवनी है और इसमें उन्होंने खुद ये अपने बारे में लिखा है, इसीलिए इनको बोलेंगे माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी है। एंड द न्यूमरस आर्टिकल दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया। यंग इंडिया के लिए उन्होंने बहुत सारा आर्टिकल लिखा है, ठीक है? यंग इंडिया के लिए उन्होंने बहुत सारा आर्टिकल लिखा है। देखिए, न्यूमरस आर्टिकल ऑफ यहां पे यंग इंडिया के लिए लिखा है, ये याद रखिएगा। इसके लिए तो ये भारत की युवाओं के लिए। एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ऑकेजन्स, जो स्पीच उन्होंने डिफरेंट ऑकेजन पे दिया है, अलग अलग अवसरों पर जो उन्होंने स्पीच दिया है हमारे महात्मा गांधी ने, रिवील का मतलब होता है प्रकट करना, दुनिया के सामने ला देना। हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, दुनिया के सामने उनकी ये भाषण जो है वो ओरिजिनल थिंकर के रूप में केवल ना प्रकट किया, बट ऑल्सो मास्टर ऑफ चेस्ट, एकदम विशुद्ध आइडियोमेटिक इंग्लिश। और ये क्या कर रहे थे? एक आइडियोमेटिक इंग्लिश का प्रयोग करते थे। आइडियोमेटिक मतलब मुहावरेदार, मुहावरेदार। तो मुहावरेदार अंग्रेजी का वो प्रयोग किया करते थे। कौन? तो ये गांधी जी। आगे देखते हैं। आइए करें। इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है निकालना, और ये प्रोज पार्ट है। प्रोज पार्ट से हम पढ़ रहे हैं, तो प्रोज पार्ट का जो एक्सट्रैक्ट होगा ना, प्रोज मींस गद्य, और गद्य का पार्ट जो है वो गद्यांश। तो यहाँ एक्सट्रैक्ट का हिंदी हम क्या करेंगे? गद्यांश। तो निम्नलिखित गद्यांश में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये गद्यांश हमारे पास क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी किसकी चर्चा कर रहे हैं? तो साउंड फाउंडेशन की चर्चा कर रहे हैं। साउंड फाउंडेशन किसकी? साउंड फाउंडेशन इंडियन सिविलाइजेशन की, इंडियन सिविलाइजेशन की साउंड फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड, जो सक्सेसफुली सफलतापूर्वक विथस्टूड कायम रहा, टिका रहा, द पैसेज ऑफ टाइम, समय के बदलाव के साथ, समय के यात्रा के साथ, पैसेज ऑफ टाइम, समय बदलता गया, लेकिन भारतीय सभ्यता जो है उस सभ्यता सारे हर समय को झेलता रहा, विथस्टूड रहा, खड़ा रहा, कायम रहा हर समय। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता यानी यूरोपियन सिविलाइजेशन, which has the tendency, जिनकी टेंडेंसी रही है, नेचर रही है, प्रवृत्ति रही है, टू प्रिविलेज मटेरियलिटी, मटेरियलिटी यानी पदार्थों की, मशीनों की प्रिविलेज रही है, सुविधा रही है। यानी विदेशी सभ्यता, जिसको आप बोल सकते हैं कि पश्चिमी सभ्यता जो है, जो पूरी तरह से मटेरियल मशीनों के ऊपर टिक गई है, मशीनी सुविधाएं हैं। आधुनिक सभ्यता की पहचान, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की पहचान कैन नॉट मैच, वो कभी मैच नहीं कर सकता, कभी उसकी हम तुलना नहीं कर सकते, उसको बराबरी नहीं कर, उसको बराबर नहीं कर सकते। यानी ये कभी भी किसके? द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट द मोरल बीइंग, इंडियन सिविलाइजेशन जो एलिवेट करता है, बढ़ाता है मोरल बीइंग को, नैतिकता को बढ़ाता है, मोरलिटी को बढ़ाता है। इंडियन सिविलाइजेशन इसकी तुलना कभी भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन नहीं कर सकती है। यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो भारतीय सभ्यता से बिल्कुल अपोजिट के जैसा है। भारतीय सभ्यता मोरलिटी पे और वेस्टर्न सिविलाइजेशन इमोरलिटी पे। इस इंट्रोडक्शन के साथ हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन किस तरीके से हम कर पाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि कंटिन्यू इस तरीके का वीडियो आपको मिलता रहेगा प्रत्येक लाइन में। इसके अलावा आपको कहीं मिलने वाला नहीं।